मकाम है जहां सदर अब्राहम लिंकन की यूनियन आर्मी और कन्फेडरेट फोर्सेस के दरमियान जंग हुई। कन्फेडरेट फोर्सेस को जनरल रॉबर्ट ई ली कमांड कर रहे थे और इनकी फ्रंट लाइंस मीलों दूर तक फैली हुई थी और इनके मोर्चे आपको आज भी नजर आ सकते हैं। तोपों की गोलाबारी और फायरिंग इस कदर शदीद थी कि ये दरख्त और ये सब्जा बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गया था। यूनियन की फौज कन्फेडरेट आर्मी से बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके हजारों फौजी इसी मुकाम पर मारे गए और इसी किस्म के मार्कों ने जनरल रॉबर्ट ई ली को कन्फेडरेसी का एक हीरो बना दिया। मैदान जंग के इस कन्फेडरेट हीरो की याद में अमेरिका भर में यादगारें बनाई गईं और मुजस्समे लगाए गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया ये एक मुतनाज़ शख्सियत बनते गए। आखिर ये शख्स कौन था और इसका अमेरिकी सियासत में उरूज व ज़वाल कैसे हुआ, आइए देखते हैं। कन्फेडरेट फौज के लीडर रॉबर्ट ई ली एक ऐसे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो अचानक अपनी ख़ानदानी दौलत खो बैठा था, मगर शादी के फ़ौरन बाद इनकी किस्मत बदल गई। He got married to the उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन की सौतेली पड़पोती से शादी कर ली, यानी उनकी बीवी जॉर्ज वॉशिंगटन की सौतेली बेटी की नस्ल से थी। इस वजह से वो बहुत मालदार हो गए। उनके पास वसी ज़राई अराज़ी थी और 200 से ज़्यादा अफराद गुलाम थे। By that point they owned more than 200 enslaved people by the 1850s. प्रोफेसर मैकिंटॉश बताते हैं कि इनके ससुर ने मरने से पहले ये हिदायत दी थी कि इनमें से चंद गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए, मगर रॉबर्ट ई ली ने अपनी बीवी को इसकी इजाज़त नहीं दी। All evidence is that he was not particular. तमाम शवाहिद यही बताते हैं कि वो अपने गुलामों के कोई रहमदिल मालिक नहीं थे। अगर ऐसा मुमकिन भी होता, ऐसे काफ़ी सबूत मौजूद हैं कि वो सज़ा के तौर पर गुलामों पर ज़ालिमाना तशद्दुद करवाते थे, और इस बात का भी सबूत है कि वो उनके ख़ानदानों को भी तकसीम कर दिया करते थे। अमेरिका की जनूबी रियासतें अपने गुलामों की मजदूरी से बहुत मुनाफा कमाया करती थी, और रॉबर्ट ई ली ने उस दौर के बहुत से लीडरों की तरह इसको जायज़ बनाने के लिए मजहब को बहुत मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। He was understood to be a sort of a devout man, and the Confederacy. उन्हें एक मजहबी शख्स के तौर पर देखा जाता था। बहुत से कन्फेडरेट्स गुलामी को मसीही रवायात से जोड़ा करते थे। उन्होंने गुलामी और मसीहियत के मिलाप के लिए फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर बहुत काम किया, और ली इस सोच की जीती जागती मिसाल थे। They do a lot of intellectual and ideological work to reconcile Christianity and slaveholding, and Lee is someone who I think embodies that with his faith. उनके नज़दीक से अफ़ामों का गुलाम होना कुदरत का फैसला था, और उनकी ये गुलामी की ज़िंदगी उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर थी जो ये अफ्रीका में गुजार रहे थे। रॉबर्ट ई ली समझते थे कि वो तमाम जुल्म जो उन पर हो रहे हैं वो उनको एक बेहतर कौम बनाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी थी जो इनको इनके हल्के में मकबूल बनाती थी, और वो था इनका ख़ानदान का अमेरिका के बाबा कौम और पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन से रिश्ता। And I think it's Lee's connection in a lot of ways to the sort of the most elite and celebrated. मेरे ख्याल में ली का अमेरिका की जंग आज़ादी की अशराफिया से ख़ानदानी ताल्लुक़ बहुत अहम था। ये ताल्लुक़ पहले तो उनके वालिद से शुरू होता है जो एक जनरल थे, और फिर उनकी बीवी के ख़ानदान के हवाले से। कन्फेडरेट हल्का अलहदगी की जद्दोजहद को बिल्कुल उसी तरह देखता था जैसे कि तारीख़ में अमेरिका की जंग आज़ादी को देखा जाता है, यानी जिस अंदाज में अमेरिका ने 1776 में एक बैरूनी ताकत की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करवाया था, उनका ख्याल था कि वो भी 1861 में वही कर रहे थे। They like to imagine that they're doing the same thing in 1861, that they are throwing off a distant imperial oppressor. जनूबी रियासतों को रॉबर्ट ई ली में एक ऐसी मजहबी और नज़रियाती शख्सियत दिखाई देने लगी जो अमेरिका के बानियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनके ऐन नक्श कदम पर चल रही थी। जंग में शिकस्त के बाद इन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के सदर का ओहदा संभाल लिया। And in his time as president of Washington University, he spoke a lot about the need.
واشنگٹن یونیورسٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے شمالی اور جنوبی ریاستوں کے تعلقات میں بہتری لانے کی بات کی. اس طرح انہوں نے سیاست میں اپنے لیے ایک ایسی شخصیت کے طور پر جگہ بنا لی جو شمالی اور جنوبی ریاستوں کے سفید فام امریکیوں کو اپنے ماضی کے اختلافات بھلا کر مستقبل کی جانب بڑھنے پر آمادہ کر رہا ہو. مگر اس کوشش کا ایک سیاہ پہلو بھی تھا، اور وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں غلامی سے آزادی حاصل کرنے والے تمام سیاہ فام سیاسی دھارے میں شامل ہونے سے محروم کر دیے گئے. was the exclusion of the formerly enslaved people from the body politic. امریکی خانہ جنگی کے 150 سال کے بعد جب متنازع شخصیات کے مجسموں کو اکھاڑنے کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں رابرٹ ای لی سر فہرست تھے. بہت سے لوگوں کے نزدیک ملک کے مختلف مقامات پر لگائے جانے والے رابرٹ ای لی کے یہ تاریخی مجسمے ایک ایسی متنازع شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جس نے ظلم اور زیادتی کو ایک مذہبی اور نظریاتی سانچے میں ڈھال کر ایک ایسی ہیبت ناک جنگ کی سپہ سالاری کی جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں. ان مجسموں کو اکھاڑنے پر تو فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا کیا کیا جائے گا اس پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں. عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، ورجینیا.